अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एनफी और मैं हूं डॉक्टर अमारा फयाज़। आज मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा वो है रेमसीमा इंजेक्शन सबक्यूटेनियस हो गया या आईवी इन्फ्यूजन हो गई इंट्रावेनस उसकी। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग इस सब से गुजरे हुए हैं, वो लोगों को बेहतर पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। रेमसीमा या इन्फ्लिक्सीमैब या रेमिकेड के नाम से। इन्फ्लिक्सीमैब तो इसकी ड्रग है जो अंदर होती है। इन्फ्लिक्सीमैब जो है मतलब रेमिकेड या रेमसीमा के नाम से आने वाला ये इंजेक्शन जो है ये बायोलॉजिकल एजेंट है और ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है, यानी जिनकी आंतों में सोजिश का मसला, मुस्तकिल सोजिश का मसला रहता है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है ये भी, और इसके लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है रेमसीमा। अब आपको जैसा कि पता है कि मैं पहले कोसेंटेक्स पे बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ डिटेल में, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें रेमसीमा का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि रीसेंट एक एक्सपोजर मेरा ऐसा हुआ एक पेशेंट के साथ, बहुत क्लोज़ मेरी रही उसमें अटैचमेंट आप कह लें, और इन सारी चीज़ों में तो फॉलोअप्स भी रहे। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप सबको आगाह किया जाए कि वाइल यूजिंग रेमसीमा इस्तेमाल करते वक्त आप लोग किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, या रेमसीमा इस्तेमाल करने से पहले आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि रेमसीमा जो पेशेंट की मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं कि कोसेंटेक्स पे था बाय मंथली, यानी कि ट्वाइस अ मंथ 150 mg की सबक्यूटेनियस डोज पे पेशेंट था। उसके बाद जब सबसे बड़ा इशू था अफोर्डेबिलिटी का इशू जब आया, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, इसको शिफ्ट कर देते हैं रेमसीमा पे। रेमसीमा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि दैट वाज अवेलेबल इन वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स ऑफ लाहौर बाय लाइक दैट वाज ऑन डोनेशन बेसिस आप कह लें, तो दैट दे वर इम्पोर्टेड फ्रॉम बेल्जियम एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने सोचा कि पेशेंट को उस पर रेमसीमा पे शिफ्ट कर देते हैं। रेमसीमा पे शिफ्ट करने के बाद जो मतलब ट्वाइस अ मंथ रेमसीमा 120 mg सबक्यूटेनियस प्री फिल्ड सिरेंजेस जो होती हैं वो इस्तेमाल करने का सोचा गया पेशेंट के ऊपर, और उसको शिफ्ट कर दिया रेमसीमा पे ट्वाइस अ मंथ। फर्स्ट डोज़ के बाद बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आए। पेशेंट बिल्कुल दैट वाज ऑफ पेन किलर्स, एंड पहली डोज़ लेने के एक हफ़्ते के बाद जब मुलाकात हुई पेशेंट से तो ही वाज ऑफ पेन किलर्स, एंड पेन किलर्स के बावजूद पहले कोसेंटेक्स के साथ, अगर वो 2 कोसेंटेक्स के साथ पेन किलर्स भी ले रहा था तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब पेन और लिमिटेशन रहती थी रूटीन के कामों में। तो लेकिन जब रेमसीमा इस्तेमाल करना शुरू किया तो जनाब पेशेंट का रिस्पांस था, फीडबैक था कि भाई काम मेरा बहुत अच्छा हो गया है, मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था, मैंने वो भी करने शुरू कर दिए हैं, और उसके अलावा मुझे पेन नहीं है, मैं पेन किलर से ऑफ हूँ एक ही डोज़ लेने के बाद। आई डोंट नो हाउ हिज बॉडी रिएक्टेड लेटर ऑन, वो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ कोसेंटेक्स, या वो कोसेंटेक्स का पहले वाले जो कोसेंटेक्स लास्ट डोज ली थी उसका असर था, या कोई एकदम से चेंज जो बॉडी में आया उसका असर था। नोबडी नोज़ अभी तक, कभी वो अनएक्सप्लेन्ड है। लेकिन जब पेशेंट ने नेक्स्ट डोज़ ली तो उसके बाद रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का कम होता गया। नेक्स्ट डोज़ फिर उसके बाद ट्वाइस अ मंथ जो उसकी डोज़ थी 15 डेज़ के बाद जब नेक्स्ट डोज़ पे आए, थर्ड डोज़ यानी कि, तो रिस्पॉन्स और कम था। फिर पेन किलर्स ऐड करना पड़े, फिर उसके अलावा पेन किलर्स डबल करना पड़े, फिर डबल पेन किलर्स, फिर एक डोज से पेन किलर की डोज़ बढ़ाना पड़ी। करते करते जब वो इन द एंड यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई कि जब तक 6 इंजेक्शंस यूज़ हुए, यानी कि 3 मंथ्स में, ओवर 3 मंथ्स पेशेंट वाज ऑलमोस्ट बेड बाउंड। अब वो इन द एंड लास्ट जो उसकी डोज़ थी वो 3 इंजेक्शंस पर मंथ पे भी आ गई थी। सबक्यूटेनियस डोजेज़ 3 डोजेज़ 120 mg सबक्यूटेनियस भी देने का फैसला किया गया था। लेकिन जब पेशेंट ऑलमोस्ट बेड बाउंड हुआ तो फिर उसको रेस्क्यू करने के लिए इमरजेंसी आईवी स्टेरॉइड्स और ये सब इस्तेमाल करना पड़े, और पेशेंट इज़ डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेल नाउ। लेकिन ये सब बातें बताने का मकसद क्या है कि इस दौरान समटाइम्स जो है बॉडी इम्यून हो जाती है कुछ ड्रग्स के साथ, और ख़ासतौर पे बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ, तो रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और उसके बाद अचानक से ये मतलब रिग्रेस करता गया रिस्पॉन्स अच्छा वाला, बॉडी रिग्रेस करती गई और चीज़ें वापस पहले से ज़्यादा वर्सन होती गई। तो इस सब के दौरान जो कंप्लेंट्स रही मेजर पेशेंट की, सबसे पहले एक तो हेडेक के साथ यहाँ तक फ़िक्र लाक हो गई कि भाई मे बी हाइपरटेंशन का मसला हो गया है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया है, या फिर ये भी कई दफ़ा ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया गया, दैट वाज परफेक्टली फ़ाइन। उसके अलावा RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनीज़ के जो टेस्ट है वो कराए गए कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो गया, वो भी ठीक थे। तो हेडेक्स बहुत ज़्यादा कांस्टेंट और सिवियर हद तक जाने वाले हेडेक्स रहे। उसके अलावा जो सेकंड कंप्लेंट थी एब्डोमिनल पेन थी। एब्डोमिनल पेन के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, लेकिन देवर ऑफ नो यूज़, देवर मतलब दे नेवर शोड एनी
डिजीज़ और एनी प्रॉब्लम। उसके अलावा हेडेक, एब्डोमिनल पेन, साथ नोज़िया की बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी, भूख कम हो गई। चलें ये तो कॉमन है, समटाइम्स ऐसे जब पेन किलर्स भी आप साथ लेते हैं तो उनके साथ भी ये चीज़ें कॉमन है, तो इसलिए इसको आप अगर कंसिडर ना भी करें तो फिर भी ये सब चीज़ें कोसेंटेक्स के साथ भी पेन किलर्स चल रहे थे तब नहीं थी, तो अगर बाद में शुरू हुई तो इसका मतलब है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली इन्फ्लिक्सिमैब का ही इफेक्ट था। थर्ड कंप्लेन जो थी वो हेयर थिनिंग की और हेयर लॉस की थी। हेयर लॉस पहले से बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि कोसेंटेक्स के साथ जो स्कैल्प सोराइसिस ने हेयर लॉस रिवर्स कराया था, स्कैल्प सोराइसिस के साथ जो हेयर लॉस था वो कोसेंटेक्स लेने से जब वो रिवर्स हो चुका था, लेकिन जब दोबारा इन्फ्लिक्सिमैब स्टार्ट हुआ तो ओवर द 3 मंथ्स जो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया और सिग्निफिकेंट था, नज़र आने लग गया विजिबल हेयर लॉस, और हेयर थिनिंग हो गई। उसके अलावा जो उसके बाद था स्कैल्प सोराइसिस वापस आ गई, ठीक है। स्किन और प्लाक्स, मतलब स्किन सोराइसिस में जो प्लाक्स थे उनको कोई इफेक्ट नहीं था रेमसीमा का। इनिशियली दे वर ऑलमोस्ट क्लियर, 80% क्लियर आफ्टर फर्स्ट डोज, लेकिन जब ओवर द टाइम नेक्स्ट डोजेज ली तो प्लाक सोराइसिस पे कोई असर नहीं था किसी भी किस्म के प्लाक्स। इनफैक्ट दे वर्सन मतलब दैन बिफोर, और इचिंग इतनी ज़्यादा थी कि पेशेंट यूज टू इच ऑल द टाइम ओवर द प्लाक्स एंड ओवर द नॉर्मल स्किन ऑल्सो, ठीक है। तो उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स थे जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिली या जिनका कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला, तो जिनको हम मतलब इजीली डिफ़ाइन कर सकते थे या हम उन्हें कपल कर सकते थे रेमसीमा के इफ़ेक्ट्स के साथ, रेमसीमा की मतलब डोज़ के साथ। और स्पेशली जब डोज़ सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर होती थी ओवर 3 और 4 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती थी। साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो खैर पेशेंट वॉज रेस्क्यूड विद जो मतलब स्टेरॉइड्स, IV स्टेरॉइड्स, एंड देन स्टार्टेड अगेन ऑन कोसेंटेक्स। तो ऐसा एडवेंचर तो खैर पेशेंट के साथ हुआ, बट दीज थिंग्स आर फॉर लर्निंग। एक्सपीरियंसेस जो है हमेशा लर्न करने के लिए होते हैं, तो मैंने एक्सपीरियंस सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। रेमसीमा से मैं डरा नहीं रही, रेमसीमा इज़ अ वेरी गुड ड्रग फॉर IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एंड ऑल अदर जो रिकमेंडेड इसकी वो हैं, बट इट्स अबाउट हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। हर पेशेंट की बॉडी डिफरेंट है, हर पेशेंट की बॉडी, हर पेशेंट का सिस्टम जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट ड्रग्स को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पेशेंट की भी बॉडी ने बहुत अच्छा पहले सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया था। सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ना इससे घबराना है ना इससे डरना है, इससे सिर्फ विजिलेंट रहना है। विजिलेंट रहने में क्या होगा कि अगर कोई इस तरह के इफेक्ट्स आपको ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन पहले से वर्सन हो रही है, तो आप फॉलोअप ज़रूर करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वो आपके लिए इन टाइम कोई अच्छा सा ऑल्टरनेट ढूंढ के और आपके लिए सोल्यूशन कर सकें, आपको मज़ीद किसी वर्स कंडीशन में जाने से बचा सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।